हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिनकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रामायण संग्रहालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हाल में ही श्री राम से संबंधित काफी ज्यादा न्यूज आई हैं, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर कोई और। तो उसी कड़ी में हाल में ही रामायण संग्रहालय की बात की गई है, तो समझ लेते हैं। देखो हाल में ही क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह घोषणा की गई है कि बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर इस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यानी कि कहां पर, तो बाराबंकी एक क्षेत्र है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर राम स्नेही घाट पर इसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, एक ही स्थान पर भगवान श्री राम से संबंधित उनकी जीवन गाथा को दिखाना, जिससे कि लोग समझ सकें श्री राम जी का जीवन कैसा था और क्यों उन्हें वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन सारी चीजों को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार रामायण संग्रहालय का निर्माण करने जा रही है बाराबंकी में। अब यहां पे क्या होगा, इसके साथ साथ यहां विभिन्न देशों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण की प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिससे कि लोग बाहर के कल्चर के साथ श्री राम की कहानियों को समझ सकें। विभिन्न देश का मतलब जापान, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देशों के कठपुतलियों से यह दिखाया जाएगा। और साथ ही यहां पर कई राज्यों के पकवान के व्यंजन की रसोई होगी, जिससे कि यात्रा करने वाले लोग इनका भी लुत्फ उठा सके। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखनी है कि राम जीवन स्थल के साथ साथ यहां पर रामलीला ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, जिससे कि कलाकारों को रामलीला की ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये आपको याद रख लेना है रामायण संग्रहालय के बारे में, रामायण म्यूजियम के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बनाया जा रहा है। यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। देख लेते हैं आगे। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का यह आर्टिकल है, रामायण म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अयोध्या एंड नखलऊ। अयोध्या और नखलऊ के बीच में जो बाराबंकी क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। और देखिए, नखलऊ अयोध्या हाईवे से 54 किलोमीटर दूर आपको याद रखना है, और अयोध्या से 64 किलोमीटर दूर इसका निर्माण किया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अच्छे तरीके से कवर किया, और वहीं से मैंने ये आर्टिकल लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में पोसिडॉन 2M39। अब ये है क्या, देखिए हाल में क्या हुआ है, रसिया एक बड़ा सा आप कह सकते हो टारपीडो का क्या प्रशिक्षण करने जा रहा है। और इस टारपीडो के कारण ये बता रहे हैं कि समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आने की संभावना है, जिसके कारण समुद्र में रेडिएशन भी होगा, और रेडिएशन के साथ साथ इससे जीव जंतु और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में है, सो जानने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, यह रूस की सबसे अधिक खतरनाक हथियार प्रणाली है, यानी कि ये सबसे अधिक खतरनाक हथियार प्रणाली है रूस की, ये आपको याद रख लेना है, जिसका प्रशिक्षण आर्कटिक क्षेत्र में रूस करने वाला है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में है, पोसिडॉन 2M39। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा पोसिडॉन 2M39 का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है यह एक टारपीडो है। क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक टारपीडो है, जिसे रसिया लॉन्च करने जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे द यूएस सन का आर्टिकल है, द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज even released a video showing the first test of weapon that create radioactive tsunamis। तो radioactive tsunamis ला सकता है ये वेपन, इस वजह से काफी न्यूज में है, जिसका नाम है पोसिडॉन 2M39 टारपीडो हैज लेफ्ट सम एक्सपर्ट। तो कंसर्न इसको लेके बनाए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखिए रसिया का वहां से स्टेट उसका ट्वीट है, वहां से मैंने ये लिया है। द फर्स्ट एवर वीडियो रशियन पोसिडॉन अंडर वाटर नुक ड्रोन फील्ड टेस्ट रिलीज बाय एमओडी। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ वेपन होगा जो कि काफी खतरनाक, काफी डेंजरस माना जा रहा है। लोगों के साथ साथ एनवायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी सुनामी ला सकता है, जिसके कारण न सिर्फ क्या होगा, प्रकृति को नुकसान होगा, जबकि लोगों को भी रेडियो एक्टिव से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक है हमारा खबरों में सदाबहार आम की नई किस्म। जानने की कोशिश करेंगे आम का मौसम, और समझेंगे क्या है और किस प्रकार का आम है ये, और इसकी क्या खासियत है। तो वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जरा, देखिए जरा क्या है। कोटा राजस्थान के किसान श्री कृष्ण सुमन के द्वारा आम की इस नई किस्म को विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है, सदाबहार। याद रखिए, सदा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खबरों में रही सदाबहार किस्म किससे संबंधित है, तो आप बताओगे यह है आम की एक नई किस्म है। ठीक है, मैंगो की एक नई किस्म है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए, इसको डेवलप किसने किया है, तो एक किसान ने किया है, जो कि कहां से है, कोटा राजस्थान से संबंधित है। याद रखिएगा,
इस आम की किस्म को साल भर उगाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा आम मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में मिलते हैं, लेकिन यह फसल ऐसी होगी जिसे साल भर उगाया जा सकता है और साथ ही इसमें बीमारियां भी कम लगेंगी। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इससे बीमारियां जल्दी से नहीं पकड़ सकती और साथ ही इसका पौधा छोटा होता है, इसलिए इसे किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है सदाबहार आम की नई किस्म के बारे में। इस किस्म को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। अब यह देश के विभिन्न भागों में इस आम को उगाया जा सकेगा। तो ये आपको याद रख लेना है, सदाबहार आम की नई किस्म है जो हाल में ही इसको डेवलप किया गया है कोटा राजस्थान के किसान श्री कृष्ण सुमन के द्वारा। आपको याद रख लेना है। अच्छा, इससे देखो होगा क्या, इससे ये होगा कि आम का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और छोटे एरिया में भी इस आम के पेड़ों को लगाया जा सकता है। तो जो किसान जिनके पास भूमि कम है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो काफी अच्छी पहल है, काफी अच्छा आर्टिकल था, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल मैंने लिया था द मिंट से। क्या है, मैंगो प्रोडक्शन राउंड द ईयर, कोटा फार्मर डेवलप अ न्यू वेराइटी ऑफ क्या मैंगो। तो न्यू वेराइटी ऑफ मैंगो को डेवलप किया गया, देख सकते हैं आप, सुंदर सुंदर आम है। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नहीं खाने को अभी, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा E9 पहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये E9 पहल मैंने कल इसको पहली बार पढ़ा था, तो हो सकता है कि आप लोग भी नए जाने, तो ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ध्यान से सुनो। क्या है, हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने E9 देशों की शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यानी कि इसमें हाल में ही E9 की जो शिक्षा मंत्री थे उनकी बैठक में भाग लिया है। और इस बैठक का आयोजन का विषय था, क्या था, सतत विकास लक्ष्य 4 की ओर प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को मजबूत करना। इंग्लिश में मैं बात करूं, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट फर्दर प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो ये इसका थीम था। अब इस उद्देश्य E9 पहल का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षकों को सहयोग करना, यानी कि जिससे शिक्षकों के साथ सहयोग करके शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, कौशल निवेश को बढ़ावा देना और डिजिटल गैप को कम करना। अभी डिजिटल गैप क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी ऑनलाइन शिक्षा का टाइम है और ऑनलाइन शिक्षा में तुमने देखा होगा कि सिटीज वाले लोगों को, जो सिटी में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें आसानी से शिक्षा मिल जा रही है, लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उनके पास ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही उनके पास पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा है। तो इन शहर वाले बच्चों में और गांव वाले बच्चों में क्या है, एक गैप है, इंटरनेट को लेकर गैप है, एक डिजिटल गैप है। इसी गैप को डिजिटल गैप कहा जाता है, जिसको कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रख लेना है E9 पहल के बारे में। अब यहीं पर हम E9 पहल को देख लेते हैं क्या है। E9 पहल की शुरुआत 1993 में नई दिल्ली में की गई थी। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और इसमें कौन कौन शामिल है, हमारा प्यारा भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र यहां पे का मतलब है इजिप्ट, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान भी शामिल है। याद रखिएगा, मालदीव शामिल नहीं है। ठीक है, मालदीव शामिल नहीं है और भूटान शामिल नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको मालदीव और भूटान दे सकता है, तो ये दोनों शामिल नहीं है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। एक बार दोबारा बोल देता हूं, कब शुरुआत हुई थी, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है, शिक्षा को मजबूत करना। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए पहले तो, और किस प्रकार की शिक्षा को मजबूत करना, याद रखिएगा डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना, जिससे कि डिजिटल गैप को कम से कम किया जा सके। जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए E9 कंट्रीज डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव। ठीक है, ये समझिए जरा क्या है, 5 अप्रैल का आर्टिकल है ये। तो आपको याद रखना, मैंने बता दिया E9 के बारे में, ये सारी कंट्रीज हैं जो मैंने अभी सारी चीजें आपको बता दी। और हाँ, एक और बात, यहां पर एक दे रखा था गोल 4। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, जिसमें गोल 4 जो है वो किसके बारे में है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है। किसके बारे में है, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है। क्या, गोल 4 याद रख लिया गया। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। इसका यूज ना सिर्फ आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं, जबकि इसका यूज आराम से आप मेंस में कभी भी कर सकते हैं। जब आपको कहीं पर लिखना हो, शिक्षा के बारे में लिखना हो, स्वास्थ्य के बारे में लिखना हो, गरीबी के बारे में लिखना हो, तो वहां पर भी आसानी से इनका इस्तेमाल करके आप गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो आपको बाकियों से 1 या आधा नंबर ज्यादा मिल जाता है। ये जब 1 या आधा नंबर ज्यादा मिल जाता है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत। क्या हुआ है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जिसे हाल में ही शुरू किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन के द्वारा। सो जानने की कोशिश करेंगे ये है क्या। देखिए IHIP यानी कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म क्या हुआ है, इसकी एकीकृत रोग कार्यक्रम की नई पीढ़ी की पहल है। यानी कि यह एक कार्यक्रम है, रोग निगरानी कार्यक्रम है।
इस नई प्रणाली के तहत रोगों की निगरानी व्यवस्थित रूप से की जाएगी, यानी कि इसकी निगरानी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले एक कार्यक्रम चलता था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। उसी को इन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्म किया है, उसी को इन्होंने डेवलप किया है, नया बनाया है, जिसका नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये आपको याद रखना है। इस प्रणाली के तहत अब 18 बीमारियों की अपेक्षा 33 बीमारियों को ट्रैक किया जा सकता है। पहले इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत 18 बीमारियों को ट्रैक किया जाता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, तो 33 हो गई है, 33 हो गई है इनको। और आपको याद रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्रणाली होगी। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, हम सब के लिए, कि इस प्रकार का सिस्टम हमारे देश में डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की यह पहल है। देखते हैं आगे, यहां पे देखिए द मिनट का आर्टिकल है, हर्षवर्धन लॉन्च इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। जो मैंने आपको बताया, हेल्थ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब अगला है परिवार पहचान पत्र। देखिए क्या है, आप लोग जानते होंगे एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है अशोक खेमका जी। अपनी ईमानदारी सत्यनिष्ठा के लिए काफी फेमस है, और जिसी की वजह से उन्हें बार बार क्या होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर उनका होता रहता है। तो हाल में ही उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया जिसके कारण ये न्यूज में रहा। तो देख लेते हैं क्या है, परिवार पहचान पत्र योजना। सबसे पहले आपको याद रखना है ये योजना कहां से संबंधित है, तो ये संबंधित है हरियाणा से। और अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा हो यूपीपीसीएस का, तो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। तो हरियाणा की ये योजना है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी, यानी कि दिसंबर 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब यह क्या है, हाल ही में आंकड़ों की अनियमितताओं को लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने राज्य सचिव को पत्र लिखा है और इस योजना के बारे में बताया कि इस योजना में कुछ मिसयूज डाटा हो रहा है, कुछ डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उन्होंने राज्य सचिव को यह पत्र लिखा था। ठीक है, इस वजह से यह योजना रही थी किसमें, खबरों में। अब इस योजना के तहत क्या होगा, परिवार को 8 अंकों की विशिष्ट पहचान आईडी दी जाएगी, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी 8 डिजिट की, जिसमें पूरे परिवार को एक यूनिट माना जाएगा और पूरे परिवार का एक 8 अंकों का आइडेंटिटी होगा। और इससे होगा क्या कि सरकार के पास व्यवस्थित आंकड़े होंगे, और जब सरकार के पास व्यवस्थित आंकड़े होंगे तो सरकार राज्य के नागरिकों के लिए व्यवस्थित नीतियां बना सकती है, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके, लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को मजबूत किया जा सके शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं से, जिससे कि उनका तेज गति से विकास हो। तो ये इस उद्देश्य के साथ परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। कब, दिसंबर 2020 में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, परिवार पहचान पत्र स्कीम खेमका हिंट्स टू अनोमलीज इन खट्टर्स ड्रीम प्रोजेक्ट डाटा। तो इसमें कहा गया है कि इसमें गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से खेमका साहब ने ये न्यूज उठाया था। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर। अगर आप लोग ने कभी 12th में पॉल साइंस पढ़ी है, तो 12th में पॉल साइंस में एक चैप्टर था, अगर आपको याद होगा, तो एक जब अटैक हो जाता है अमेरिका के ऊपर 2001 में, तो उसके बाद अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत जगह जगह से वो आतंकी लोगों को गिरफ्तार करके यहां पर रखता है ग्वांतानामो बे में। और ग्वांतानामो बे क्या है, एक प्रकार की जेल है। ठीक है, एक प्रकार की जेल है, किसकी, तो आपको याद रखना है अमेरिका की एक प्रकार की जेल है जहां पर वो खूंखार आतंकियों को रखता था। तो देखते हैं अब हाल में ही न्यूज में क्यों है वो समझेंगे। देखिए, ग्वांतानामो बे क्यूबा के पास में स्थित है। ये सेंटर को अमेरिका ने बंद करने की घोषणा की है, अमेरिका ने इसको बंद करने की घोषणा की है, इस डिटेंशन सेंटर को। अब देखिए यहां पे यूएस शट वंस सीक्रेट ग्वांतानामो प्रिजन यूनिट मूव्स प्रिजनर्स। तो ये यहां पे बंद करने की घोषणा की है। एमएसएन का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, यहां पे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। खबरों में रहा ग्वांतानामो बे का संबंध किस देश से है, तो आपको याद रखना है अमेरिका से संबंध है। और ये एक जेल थी जिसे अब अमेरिका बंद करने जा रहा है। और इसको लेकर अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप भी लगते थे कि अमेरिका सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का नुकसान करता है, यहां पर कैदियों को रखकर वो अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से ये न्यूज में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न। क्या है, हाल ही में किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्हें इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मैंने अच्छे से कवर किया था। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह जी हैं, ऑप्शन बी है जसपाल सिंह जी भी हैं, ऑप्शन सी है रामपाल सिंह जी भी हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज मैं कुछ 2-3 खबरें ऐड नहीं कर पाया था, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ उसे मैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा कल के दिन उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सो आपका करंट अफेयर आपसे नहीं छूटेगा, इतना भरोसा रखिए।
बस हाँ, आपको थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करना है जिससे कि ये ग्रोथ करे, ये आगे बढ़े और हम एक अच्छी सी शुरुआत कर सकें। और हाँ, आपको एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस सेशन को देखते हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सेशन को 24 आवर में कम से कम 2 बार देखें। जब आप 24 आवर में 2 बार देखेंगे तो क्या होगा, टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग तरीके से कवर होने लग जाएंगे, चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी और साथ में आप अपने छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहें जिससे कि टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करके आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकें और ज्यादा अपने आप को बूस्ट कर सकें, ताकि जब भी कोई आप एग्जाम दें तो आप अच्छे से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।